गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे कि हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस तरीके से डिसाइड करते हैं। और यह क्वेश्चन हमसे अक्सर करके इंटरव्यू में या वाइवा में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करता है, वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर में इस तरीके की नंबर प्लेट को लगाता है, जिसके ऊपर आप देखते होंगे वहाँ पे ट्रांसफार्मर की रेटेड आउटपुट, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी और भी कुछ, जैसे उसकी जो ओमिक इम्पीडेंस वैल्यू है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा होता है। तो अगर मैं किसी एक टिपिकल ट्रांसफार्मर को अगर लेके देखा जाए, मान लीजिए कि कोई मेरे पास ट्रांसफार्मर है, वो 20 केवीए का है और उसकी जो वोल्टेज रेशियो है वो 3300/220 वोल्ट है, और जो उसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज़ की है। ये मान लीजिए एक कॉमन, मैंने एक डाटा कहीं से लिया है फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर में, जो मेरी ट्रांसफार्मर होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है, ना कि किलोवाट में। ऐसा इसलिए होता है कि जो मेरी ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है वो लिमिटेड हो जाती है हीटिंग के कारण और उसमें होने वाले लॉस के कारण। तो जो ये लॉस होती है ट्रांसफार्मर में, यह दो तरीके की लॉस होती है। एक मेरा होता है आयरन लॉस, दूसरा मेरा होता है कॉपर लॉस। और ये जो आयरन लॉस होती है मेरी ट्रांसफार्मर में, यह आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और ये जो कॉपर लॉस होती है ये मेरा करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में या केवीए में या एमवीए में, जैसा कि आप कहीं कहीं देखते होंगे, इसमें डिसाइड करते हैं। तो शायद आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको डिटेल में और एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो की अंत तक बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भी यहाँ पे कहा कि जो मेरी ट्रांसफार्मर की लॉस होती है वो आयरन लॉस और ओमिक लॉस होती है। तो ये जो आयरन लॉस होती है वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और ये जो आयरन लॉस होती है ट्रांसफार्मर में, यह भी दो तरीके की होती है। एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरी मेरी होती है एडी करंट लॉस। तो ये जो हिस्टैरिसीस लॉस होती है, ये इसका फॉर्मूला जो होता है PH=K/B(x) और इंटू फ्रिक्वेंसी। ये आपका हिस्टैरिसीस लॉस हो गया। ये K कांस्टेंट, ये मेरा फ्लक्स डेंसिटी, और यह फ्रिक्वेंसी X जो है ये स्टीमेंस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.6 होती है। ये हम रख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो और जो मेरा एडी करंट लॉस होता है PE बराबर वो K/B² × F² होता है। तो आप इन दोनों फार्मूलों को देख रहे होंगे तो आपको इसमें से लग रहा होगा कि ये तो वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन पढ़ रखा है, जहाँ पे E होता है 4.44 FBA, ये जो फाई है मैंने इसको BA में लिखा है, और नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर देखा जाए ट्रांसफार्मर जो मेरी डिज़ाइन हो चुकी है उसमें ये कांस्टेंट है, और उसका जो कोर का एरिया है वो कांस्टेंट है, और मेरा वहाँ पे नंबर टर्न कांस्टेंट है। तो उस तरीके से देखा जाए तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू B, मतलब ये जो B है वो E/F के प्रोपोर्शनल है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ये E/F का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट ही रखा जाता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो आपको यह इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलेगा कि E/F(x), ये हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। और अगर मैं एडी करंट में ही इस वैल्यू को पुट करूं एडी करंट लॉस में, तो आप वहाँ पे देखेंगे आपको ये इस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब ये वोल्टेज पे, ये लॉस जो है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है वो इस कोर लॉस को लिमिट करती है। मतलब अगर आप वोल्टेज जितना ज़्यादा देंगे कोर लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए जो भी मेरा कोर मटेरियल होता है उसके लिए जो E/F रेशियो होता है इसको कांस्टेंट रख के ही ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि कोर लॉस किस तरीके से वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। अब बात आती है ओमिक लॉस की। जो मेरा ओमिक लॉस होता है P ओमिक, ये होता है I²R। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि हाँ ये करंट पे डिपेंड करता है। और ये जो करंट पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि
देखिए जो मेरा ट्रांसफार्मर में जो मेरी इसे मान लीजिए कोई लिंब है, इसमें मैंने वाइंडिंग कर रखा है, तो कोई भी कंडक्टर है अगर मेरे पास, तो उसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होगी वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है और उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए 1 mm की कंडक्टर है और उसमें से मे बी 5 से 6 एम्पियर रेटेड करंट वहाँ से फ़्लो हो सकती है। अगर मैं उस कंडक्टर में से 15 या 20 एम्पियर या इससे ज़्यादा एम्पियर की करंट अगर फ़्लो कराऊँ तो मे बी ये कंडक्टर हीट हो जाएगी और हीट होकर के मेल्ट हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए जैसे मेरी ट्रांसफार्मर जो मैंने पहले से डिज़ाइन की हुई है, तो उसकी कुछ रेटिंग होगी कि हाँ इसमें से इतना ही करंट फ्लो हो सकता है। अगर मैं इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो एक समय के बाद ये कंडक्टर जो है हीट होने लगेगी। हीट होने के बाद इसमें से हीटिंग ट्रांसफार्मर की हीट इंक्रीज़ होगी, फिर हीट होने से इसमें ओमिक लॉस बढ़ेगा I²R, क्योंकि अब ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से इसका इंसुलेशन भी डैमेज होगा और ट्रांसफार्मर मेरी पूरी बैठ जाएगी। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जब हम वाइंडिंग कर देते हैं तो उस वाइंडिंग के कारण उसमें करंट की जो रेटिंग होती है वो पहले से अब फिक्स हो जाती है। इसलिए यहाँ पे करंट का बहुत मेजर रोल होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट और एम्पियर में करते हैं, ना कि किलोवाट में। तो यही रीज़न होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।